गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि ऑर्गेनिक का वेब सीरीज आज से हम लोग शुरू करेंगे और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। कुछ बेसिक, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें जानना जरूरत है, कुछ ऐसे टर्म है जिसको जानना जरूरत है, क्योंकि जब तक वो टर्म आपका क्लियर नहीं होता तब तक आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो उसमें बेसिक नीड्स क्या है, कौन कौन से टर्म है जो बेसिक हैं आपके, उस पर मैं बात करूँ अगर तो सबसे पहला टर्म आपका आता है बॉन्ड, कि बॉन्ड आपका क्या है। दूसरा आता है बॉन्ड में दो बॉन्ड हम लोगों को देखना है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तीसरा चीज है आपका लोन पेयर, कि लोन पेयर क्या होता है। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट आते हैं आपके, एक तो आपका पुराना क्या कंसेप्ट है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं हम लोग, फिर न्यू कंसेप्ट या फिर आप कह सकते हो कि मॉडर्न कंसेप्ट आपका क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या से डिफरेंस करेंगे कि गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या गिवन कंपाउंड इनऑर्गेनिक साल्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, क्यों कार्बन को लेकर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन। अब इन सारी चीजों को यदि हम लोग बेसिक नीड्स के तौर पे लेके चले, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वेब सीरीज में बिल्कुल अच्छे से मजा आने वाला है। तो एक एक करके हम सीखें बॉन्ड को। पहला चीज क्या है आपका, पहला पॉइंट आपका बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड। इस बॉन्ड को समझने के लिए अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये दो एटम ले लो, ये आपके दो एटम और ये दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है। ये दो एटम आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि अगर दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट है तो इनके बीच किस तरह का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करता है। क्या अट्रैक्शन फोर्स लगता, रिपल्सन फोर्स लगता या कुछ भी नहीं लगता। इन चीजों को अगर हम समझे तो मान लेते हैं ये दो एटम अपने पास, एक ए है और एक बी है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये कहूं कि जब ये आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो इनके बीच किसी भी तरह का फोर्स काम नहीं करता, ना तो अट्रैक्शन फोर्स का काम करता है ना तो रिपल्सन फोर्स काम करता है। यानी ना तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच, ना तो रिपल्सिव फोर्स, लेकिन तब जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट। अगर मैं बात करूं क्या कि फर्स्ट पॉइंट में लिख लूं कि व्हेन A and B are separated by large distance, then there is no force of interaction। पहले बात तो ये हो गई, आप कंप्लीट वर्ड यूज करोगे। जब ए और बी आपके सेपरेटेड होते हैं लार्ज डिस्टेंस से तो उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम नहीं करता। बट व्हेन दे कम्स टू ईच अदर, व्हेन दे कम्स टू ईच अदर, अगर ये एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो क्या होगा। अब इस चीजों को समझते हैं। यदि आपका ये ए और ये बी एक दूसरे के नजदीक आ जा रहे हैं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर रिपल्सन होगा। इसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, यहाँ भी प्रोटॉन होगा। सेम चार्ज होने के कारण यहाँ भी आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट इसके निगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा और इसके निगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच भी आपका अट्रैक्शन होगा। मतलब जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो चार टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, जिसमें दो रिपल्सिव हैं और दो अट्रैक्टिव हैं। अब जब चार तरह के फोर्स काम कर रहे हैं जिसमें दो अट्रैक्टिव फोर्स हैं, दो रिपल्सिव फोर्स हैं, तो अब इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के ऊपर अगर हम लोग वर्क करें तो क्या होगा। तो जैसे ही
आप इसको ध्यान से देखो कि रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो ए और बी एक साथ कभी नहीं रह सकते। लेकिन यदि अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए तभी ए और बी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मतलब कि एक साथ रहने के लिए एक पॉइंट क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो अब इसके बीच ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां ये एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे? तो आप जल्दी से 2-3 पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या कि व्हेन दे कम्स टू ईच अदर देन 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस कम्स टू प्ले। 4 तरह के फोर्स काम करेंगे, इन विच 2 आर रिपल्सिव फोर्स एंड 2 आर अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कि when magnitude of attractive force is greater than repulsive force then formation of bond or molecule take place, otherwise not। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से तभी आपका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये 2-3 पॉइंट हम लोग नोट कर चुके हैं तो बात आती है बॉन्ड की। ठीक है भैया, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका रिपल्सिव से ज्यादा है तो बॉन्ड को डिफाइन कैसे करें? तो हम लोग बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इन चीजों को कि बॉन्ड का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन center of nuclei of 2 atom where potential energy is minimum or constant। क्या 2 एटम के बीच का वो शॉर्टेज डिस्टेंस, 2 एटम के बीच का सेंटर के बीच का, न्यूक्लिया के बीच का वो डिस्टेंस जहां इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो या फिर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। और सिंपल आप बॉन्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण कोई एटम अपने मॉलिक्यूल्स में हेल्ड करता है। अब जो ये बॉन्ड है, आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा हुआ, यहां से एक रिलेशन आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और स्टेबिलिटी है उसके बीच में इनवर्सली रिलेशन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे एटम आपका लेस स्टेबल है क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, वही मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, इसके कारण मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये तो पहला चीज था आपका बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के हिसाब से हम लोग 2 तरह के बॉन्ड को देखना चाहते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड को। हम लोग क्लास 9 क्लास 10 में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़े हुए हैं, क्या सिग्मा क्या पाई है, जैसा उसको अगर हम लोग देखें, एक सिंपल सा 3 एग्जांपल मैं लेता हूं, आप उसमें आप जरा ध्यान देना कि सपोज करो कि मुझे हाइड्रोजन बनाना है H2। अब आप जब हाइड्रोजन के बारे में सोचोगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन एटम के पास। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता, ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता, इसके बीच म्यूचुअल शेयरिंग होता, और यहाँ से हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर क्लास 10 में बनाते थे। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते थे, सिंगल बॉन्ड। और यही सिंगल बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। हमें O2 फॉर्मेशन करना है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम,
1s2, 2s2 और 2p4। अब इस भाई साहब ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक और ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। आप इस तरह म्यूचुअल शेयरिंग करवाते थे ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, और इस स्ट्रक्चर में हम लोग इस बॉन्ड को बोलते थे क्या, डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड कहलाता है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, आप इसी को नाम देते हो लोन पेयर। एक एग्जांपल और, मुझे N2 बनाना है और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2, 2s2 एंड 2p3। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। कि एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ यदि म्यूचुअल शेयरिंग करने लगे, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये भाई साहब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और आप बॉन्ड बनाते हो एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ अ लोन पेयर, इसी बॉन्ड का नाम हम लोग क्या रखते हैं, दैट इज द कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें पहला कौन सा पाई बॉन्ड, फिर कौन सा सिग्मा बॉन्ड, और फिर कौन सा पाई बॉन्ड। यानी ये ऊपर वाला पाई, ये पाई और ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड अकेले आ सकता, लेकिन पाई बॉन्ड अकेले नहीं आता। तो पहले तो हम नोट भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। भाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया। अब एक नया टर्म है, दैट इज द कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। है तो एक्चुअल में ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक की इनऑर्गेनिक में, तो जब हम लोग इनऑर्गेनिक का क्लास करेंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन कैसे वर्क करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने लोन पेयर भी देख लिया, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी देख लिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी देख लिया। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और सिग्मा। नया टर्म आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा कि क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जरूर चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना कि इंटरमिक्सिंग होता है ऑर्बिटल्स का। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट पे तो मैं अभी जान ही रहा हूँ, बस हम लोग सिंपल सा एक ट्रिक देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखें। तो थोड़ा सा देखेंगे, यदि स्ट्रक्चर में आपके पास 4 सिग्मा आते हैं, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब ये sp3 क्या है, ये बॉन्डिंग में आपका क्लियर होगा। फिलहाल s ऑर्बिटल है और p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सो कॉल्ड द sp3। बट अपने को अभी यहाँ नहीं जाना, सिर्फ यहाँ से काउंट करेंगे। यदि 4 सिग्मा होता तो sp3 3 सिग्मा और एक पाई अगर अपने पास है, दैट इज द कॉल्ड sp2 and the 2 sigma with 2 pi, then the hybridization is sp। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो एक एग्जांपल है अपने पास CH4। ये एग्जांपल ले लेता हूँ CH4, आप नाम जान ही रहे होगे कि मीथेन है। और जब आप बॉन्ड बनाते हो कुछ इस तरीके से, फिलहाल हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं, बाद में देखेंगे कि एक्चुअल क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, बॉन्ड एंगल मेजरमेंट होता है। फिलहाल हम लोग ऐसा बनाते हैं और देखिए ये सारे सिंगल बॉन्ड, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं भाई, 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इस कार्बन का, sp3। जैसे सपोज करो C डबल बॉन्ड C, आप इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो। अब यदि मैं काउंट करूं इस कार्बन के लिए, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये
पाई है, तो 3 सिग्मा विथ 1 पाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2। इधर से भी देखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कैसा होने वाला, sp2। सपोज करो C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मैंने इधर एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है। अब अगर आप बात करो इसके लिए, जब ध्यान देंगे कि इस कार्बन के अराउंडिंग में ये तो सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ये पाई, यानी इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, इट मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, इस कार्बन में भी 2 सिग्मा 2 पाई, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन sp, बट इस कार्बन में 1 2 3 4 चारों के चारों आपके सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा आपका भाई, sp3। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो फिलहाल हम लोग के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं। तो sp3 sp2 और sp 4 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई 2 सिग्मा 2 पाई की अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और जब मैं जोशी से करूंगा एक बार फिर से हाइब्रिडेशन पे अपन बात करेंगे, तो वहां कैसे काम करते हैं, वहां कैसे निकालते हैं। ये तो मेरा अपना टर्म था, कौन सा, हाइब्रिडेशन। अब आता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, बर्जीलियस का क्या कंसेप्ट था, वॉलर का क्या कंसेप्ट था, आखिर वॉलर ने ऐसा क्या किया था काम कि बर्जीलियस की थ्योरी को फेल होना पड़ा। इन सारी चीजों के बारे में करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक सार, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये जो टॉपिक है ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को यदि आप समझ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। दोस्तों के भी कोई डाउट भी हो, कोई न्यूमेरिकल्स भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।